हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी हैं अच्छे होंगे और कठिन मेहनत कर रहे होंगे, अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। कल हम पढ़ रहे थे सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार के बारे में। आइए उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज सीखते हैं कि सेंटेंस का निर्माण किन किन शब्दों से होता है। ओके, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पढ़ेंगे। हम अभी सीखेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट करेक्ट इंग्लिश। ओके, कि इंग्लिश को सही तरीके से ट्रांसलेट कैसे करेंगे और उसी ट्रांसलेशन के थ्रू हम आगे ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, तो पहले जान लेते हैं हम लोग कि सेंटेंस का निर्माण किन किन शब्दों से होता है। तो डियर, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक या एक से अधिक सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, तीसरा उसमें मेन वर्ब हो सकती है और उसमें क्या हो सकता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। ओके, मैंने कहा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट तो होगा ही, चाहे वो साइलेंट हो सब्जेक्ट या फिर साइलेंट ना हो, सामने हो हमारे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें मेन वर्ब हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। ठीक है, कोई भी हम सेंटेंस ले लें उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कि आई एम रीडिंग अ बुक। अगर हिंदी में इसको लिखूं मैं, तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो अब हमें इसमें देखना है कि ये सेंटेंस है ना। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो जिसका एक अपना अर्थ निकलता है वो सब्जेक्ट होगा। तो आई एम रीडिंग अ बुक, इसका एक अर्थ निकल रहा है तो ये सेंटेंस हो गया। और मैंने बताया कि किसी सेंटेंस में ये चीज़ें हो सकती है। तो अगर हम पहले देखें कि क्या इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इसके बेसिक ट्रिक्स हैं और कुछ क्या है कि हम उसको फॉलो करके बता सकते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो याद रखिए जो एक्शन करने वाला होता है, जो एक्शन करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें एक्शन कौन कर रहा है पढ़ने का, मैं। तो मैं क्या हो गया, यानी कि आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। तुम चाय पी रहे थे, तुम चाय पी रहे थे। अब इसमें चाय पीने का जो एक्शन था, वो एक्शन कौन कर रहा था, यू मीन्स तुम। तो तुम चाय पी रहे थे, तुम क्या हो गया, यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, जैसे कहा जाए रमेश क्रिकेट खेल रहा था। रमेश क्रिकेट खेल रहा था, तो खेलने का जो एक्शन था कौन कर रहा था, रमेश। तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जो एक्शन करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और ग्रामरियन ने इसको क्या कहा है, इसको कहा है डूअर। तो ये डूअर भी है और सब्जेक्ट भी है। तो अभी हम डूअर के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग डूअर समझेंगे। अभी हम केवल इतना समझते हैं कि इनको लगाने जो, यानी कि जो एक्शन करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। ओके, ऐसे सेंटेंस जब मिलेंगे तो हमको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा पहले, क्योंकि सब्जेक्ट को ही हम लिखेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में। तो पहचानना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं फिर भी, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है क्या, सेंटेंस में आप कौन लगा दीजिए और कभी कभी आपको किसने लगाना पड़ेगा।
और इससे क्या होगा, जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आइए इस ट्रिक से देखते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो कौन पढ़ रहा है, मैं, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, फिर बात करते हैं, तुम चाय पी रहे थे, कौन चाय पी रहा था, तुम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया। रमेश क्रिकेट खेल रहा था, तो कौन क्रिकेट खेल रहा था, रमेश, तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्या होगा, जो सेंटेंस में हम कौन लगाएंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी तो हमें किसने लगाना पड़ेगा सेंटेंस में, जैसे कहा जाए कि उसने मेरी किताब, उसने मेरी किताब, उसने मेरी किताब ले लिया, उसने मेरी किताब ले लिया। अब कौन ले लिया, उसने। इससे बेहतर आंसर हम ढूंढने के लिए कौन सा प्रश्न लगाएंगे, यहाँ पर किसने, किसने मेरी किताब ले लिया, उसने, तो उसने यहाँ पर क्या हो गया डियर, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन या किसने लगाएंगे, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सो आई होप कि आप लोग सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हेल्प, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, सॉरी, यानी कि ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना हम, हाँ, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़े वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना एक एक्शन हो गया, और एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किताब पर पड़ रहा है ना। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का मतलब एक पेज पलटेगा, दो पेज पर आप टर्न करेंगे, थर्ड पेज टर्न करेंगे, फोर्थ पेज टर्न करेंगे, तो आप देखेंगे कि किताब पर प्रभाव पड़ रहा है उसका। ठीक, आज आपने फिफ्थ पेज तक पढ़ा है, तो कल आप 10th पेज तक पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका जो पढ़ने का सिलेबस होगा वो बढ़ता, और जो पढ़ने का जो मटेरियल होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो किताब पर प्रभाव पड़ रहा है ना, तो जिस पर प्रभाव पड़े एक्शन का वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तुम चाय पी रहे हो, तो पीना जो एक्शन है ना, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चाय पर पड़ रहा है। आप पी रहे हो तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा प्रभाव, चाय खत्म होती चली जाएगी। आप पीते जैसे जाएंगे, जैसे जैसे एक्शन करते जाएंगे, उसका प्रभाव चाय पर पड़ेगा, और चाय धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और एक समय समाप्त हो जाएगी चाय कप से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़े, पीना एक एक्शन हो गया, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चाय पर पड़ रहा है, तो चाय क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके डियर, अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या होती है इसकी, हम सेंटेंस में क्या लगा दें, क्या या फिर किसको लगा दें, क्या या किसको लगा दें, और इससे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, एक किताब, तो एक किताब क्या हो गया डियर, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, चाय, तो चाय क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हम सेंटेंस में जब क्या लगाएंगे और उसे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, तो कभी कभी हमें सेंटेंस में किसको लगाना पड़ेगा, हमेशा क्या सी आंसर नहीं मिलेगा, कभी कभी हमको किसको भी लगाना पड़ेगा। जैसे
मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ। तो मैं तुमको जानता हूँ, तो किसको जानता हूँ? तुमको। तो तुमको क्या हो गया डियर आपका यहाँ ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, वह मुझको जानता है, तो वह किसको जानता है? मुझको, यानी कि मी क्या हो गया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो उनको यानी कि देम क्या हो गया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं किसको पढ़ाता हूँ? उनको, तो उनको क्या हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो कभी कभी हमको क्या लगाना पड़ेगा और कभी किसको लगाना पड़ेगा, इससे जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, यह भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हो। इससे मैं कह दूं मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी। ओके, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। मैं किसको पढ़ाता हूँ? तुमको, तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक में आप क्या लगाएंगे, एक में आप किसको लगाएंगे। क्या लगाने से जो ऑब्जेक्ट पता चलेगा उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, किसको लगाने से जो आंसर मिलेगा उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लगाएंगे जो आंसर मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको लगाएंगे जो आंसर मिलेगा उसका कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देखें मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या पढ़ाता हूँ? तुमको, तो यानी कि यू क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, यू क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसको पढ़ाता हूँ? सॉरी, हाँ, यू क्या हो गया, देखिए फिर से, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं किसको पढ़ाता हूँ? तुमको, तो तुमको क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या लगाने से क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको लगाने से क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, क्या एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं मेन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की। मेन वर्ब क्या होता है डियर? सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है वो क्या होता है? मेन वर्ब कहलाता है। जो भी एक्शन करेगा उसे हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। जिससे कहा जाए कि उसने मेरी किताब ले लिया, उसने कौन सा एक्शन किया? लिया। तो लिया का मतलब टेक, टेक का मतलब क्या? एक मेन वर्ब हो गया। ठीक, जैसे मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन सा एक्शन कर रहा हूँ? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या हो गया हमारा? एक मेन वर्ब हो गया। तुम, अभी क्या एक सेंटेंस था? तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है? खेलने का। तो खेलना क्या हो गया? मेन वर्ब हो जाता है। अगर इसको हम ट्रिक की बात करें तो हम क्या लगाएंगे इसमें? हम क्या करना लगाएंगे, और क्या करना लगाने से जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक, तो मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। पढ़ाता मतलब पढ़ाना, और पढ़ाना मतलब टू रीड, टू टीच।
ओके, तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो? खेलते हो ना, तो खेलना यानी कि टू प्ले। टू प्ले, टू प्ले क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या करना लगाएंगे आप, और जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। और आप दिन भर में क्या क्या करते हो, सब मेन वर्ब है। आप दिन भर में क्या करते हो बताइए? आप सुबह पहर उठते हो, उठना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आप खड़े होते हो, खड़े होना क्या हो गया? मेन वर्ब हो जाता है। आप बैठते हो, बैठना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आप नहाते हो, नहाना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आप स्कूल जाते हो, जाना मेन वर्ब। पढ़ते हो, वहाँ पढ़ना यानी कि रीड मेन वर्ब। और आप बात करते हो यानी कि टॉक करते हो, टॉक करना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आप वहाँ पर लिखते हो तो राइट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आप वहाँ से रिटर्न होते हो तो रिटर्न होना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और उस कॉलेज में भी न जाने कितने मेन वर्ब्स होते रहते हैं। ओके, जब आप वापस आते हो तो रिटर्न क्या हो गया? मेन वर्ब। आप आराम करते हो तो टेक रेस्ट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ओके, इस तरह से आप रात को सोते हो, सोना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और सोने के बाद भी एक मेन वर्ब जारी रहता है। बताइए कौन सा मेन वर्ब है जो जारी रहता है सोने के बाद भी? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं, तो मेन वर्ब ये हो जाता है। ठीक, इस तरह से बहुत सारी मेन वर्ब है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा उन मेन वर्ब्स को। जैसे एब्यूज, आरेस्ट, अटैक, बाथ, बेग, बारो, कॉल, क्लीन, कुक, क्लाइम, क्रॉस, काउंट, डिफेंड, डिफीट, डाई, अर्न, इंटरफेल, फेयर, फ्लोट, फाइंड, ग्रेज, हियर, हेल्प, हंट, इनवाइट, जंप, किक, किल, लिव, लू, लाइक, लुक, मेल्ट, मून, इज, ओपन अप, ऑर्डर, अपोज, पास, प्ले, प्रे, प्रोमिस, परफॉर्म, पनिश, पार्डन, प्लक, प्रेजेंट, रन, रेस्ट, रिफ्यूज, रिटर्न, सेव। बहुत सारी मेन वर्ब है जो आप पढ़ते रहोगे और इसी में हमको एक उम्र गुजार देनी होती है। ओके डियर, तो इस तरह से हम मेन वर्ब को समझेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है देखते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है? सहायक क्रिया क्या होती है डियर? जो वर्ब को ये बताए कि ये जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है या जिसको हम एक्शन कहते हैं, वो एक्शन के मूड को बताए, या फिर ये बताए कि यह एक्शन किस काल में घटित हुआ, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में। जो वर्ब के बारे में जानकारी देता है, जो एक्शन के बारे में जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्प में सहायता करती है किसकी? वर्ब की। ठीक, तो ये क्या है? सहायक क्रिया हो जाती है। ठीक, जैसे कहा जाए वह पानी पी रहा। अब देखेंगे यहाँ पर पी रहा हमने लिख दिया। अगर मैं यहाँ था जोड़ दूँ तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? टाइम कहाँ चला जाएगा? पास्ट में। कहाँ चला जाएगा? पास्ट में। और जैसे ही मैं यहाँ है जोड़ दूंगा, वह पानी पी रहा है, तो कहाँ चला आएगा? वो कहाँ चला आएगा? वो चला आएगा कहाँ पर? प्रेजेंट में। ठीक, तो इस तरह से हिंदी में तो बहुत सीमित हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक, लेकिन इंग्लिश हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी, जो अभी हम पढ़ेंगे, थारोली पढ़ेंगे। ठीक, तो था क्या हो गया? यानी कि था एक सहायक क्रिया है क्या? एक सहायक क्रिया है। तो था को हम वाज कहते हैं। वाज क्या? एक सहायक क्रिया हो गई। और है क्या है? एक सहायक क्रिया, यानी कि इज एक सहायक क्रिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डू, शुड, मस्ट, आर, टू, नीड, डियर, यूज्ड टू, ये सब क्या है? ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा परिचय था कि एक सेंटेंस निर्माण किन किन से हो रहा है, उसको हमने सीख लिया है। याद रखिए, हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन किन से करना है। अभी हम शब्दों में आपको उलझाएंगे नहीं, अभी हम सिर्फ इन्हीं के सहारे ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। अब यहीं से हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ओके, आइए थोड़ा जानकारी ले लें हम
मेन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की थारोली जानकारी ले लें यहाँ, कि इसके बारे में थोड़ा और जान लें कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक, देखिए वर्ब को दो भागों में बांटा गया है डियर, क्या, एक मेन वर्ब, एक क्या, हेल्पिंग वर्ब। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले हेल्पिंग वर्ब ही पढ़ाता हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं टेंस पढ़ाता हूँ, टेंस के बाद मैं वर्ब पढ़ाता हूँ, और इसके बाद मैं एडजेक्टिव पढ़ाता हूँ। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं हेल्पिंग वर्ब पढ़ाता हूँ डियर। तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी ले लें, फिर मेन, तब हम टेंस के बारे में जानकारी लेंगे, फिर मेन वर्ब के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन अभी परिचय मैं मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का दोनों करवा दे रहा हूँ। ठीक, तो यहीं से मुझे अपने टॉपिक पर आना है, यहीं से मुझे आगे पढ़ाना है आप लोगों को। तो मैंने देखा कि वर्ब के दो पार्ट हो जाते हैं, हमने सीखा कि वर्ब के दो पार्ट हो जाते हैं, क्या, मेन वर्ब और दूसरा क्या, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ठीक, या ऐसे लिखिए इसको, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ठीक, तो वर्ब के दो पार्ट हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। अब मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, आप जानते हैं कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, मेन वर्ब के पार्ट हैं, तो इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। मेन वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग, लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। तो जैसे कि गो, रीड, टीच, क्या, जैसे गो, रीड, टू लगा देते हैं सबके आगे हम, टू गो, टू रीड, टू टीच, टू लाइक। ओके, तो ये सब क्या है, मेन वर्ब है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, क्या, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो जब मैंने कहा कि मैं पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ाऊंगा, फिर टेंस पढ़ाऊंगा, तब मेन वर्ब पढ़ाऊंगा। तो जब मेन वर्ब पढ़ाऊंगा आपको, तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक, अभी मुझे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है अपना टॉपिक आगे। इसके बाद तो मेरा पूरा ध्यान हेल्पिंग वर्ब पर है, तो मैं आपको विशेष रूप से हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब डियर, देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने मेन वर्ब देख लिया है, अब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब डियर क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब के तीन पार्ट होते हैं, क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा क्या, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब के तीन पार्ट आते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है, यही हमको पढ़ना है। ठीक, सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के कितने पार्ट हैं, और प्राइमरी में क्या क्या आएगा, मॉडल में क्या क्या आएगा, और मार्जिनल में क्या क्या आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जो भी ना आए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे तो वह न मत करिएगा, लाइक या डिसलाइक जो भी हो आप ज़रूर करिएगा। और जहाँ भी हैं आप मेहनत करते रहें, अपने स्टडी पर फोकस करते रहें। ठीक, तब तक के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।